कहने का मतलब यह है कि जिंदगी में ऐसे बहुत से मौके आते हैं जब आपको कुछ डिसीजंस लेने होते हैं। आपको लेफ्ट जाना है या राइट जाना है, ये डिसाइड करें या वो डिसाइड करें। चीज छोटी हो या बड़ी हो, ऐसे लाइफ में मौके आते रहते हैं। और इसी चीज को सिंप्लीफाइड करने के लिए, आसान बनाने के लिए आ रही हैं हमारी स्पीकर। और उनका इस यूएसपी है, डिसीजन मेकिंग तो बताएंगे ही, उनका यूएसपी है एवर टाइम स्माइलिंग। तो दोस्तों, प्लीज वेलकम रश्मि बंसल। थैंक यू दीपक सर, सच अ वार्म वेलकम और इतना अच्छा इंट्रोडक्शन दिया। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आज बहुत अच्छी वैल्यू ऐड करूं। तो हाउ इज द जोश दोस्तों, क्या हुआ? दो स्पीकर ने इतनी अच्छी वैल्यू ऐड की। हाउ द जोश? टाइप इन द कमेंट बॉक्स। हम जोश जोश चेक करते हैं, जोश चेक करते हैं। मैं अनम्यूट अनम्यूट ऑल ऑफ यू सर। हाँ, अनम्यूट करता हूँ। और जोश चेक करते हैं लोगों का कि सोनाली मैम की कैसी लगी। और तो मैम के लिए शुक्रिया बनता है दोस्तों, जल्दी से शुक्रिया कहिए मैम को। थैंक यू मैडम, थैंक यू so Thank much. you, Sonali ma'am. Great, great. Thank you, Sonali ma'am. Thank you very Welcome, much. Rashmi ma'am. Thank you, ma'am. You rock, ma'am. Sonali ma'am, you rock. You rock. Congratulations. You rock, Sonali ma'am. और जोश is very high. तो दोस्तों आज आज कारों की बात हो रही है, तो मेरी टॉक में भी कार ना ऐसा हो नहीं सकता। तो पहली एक बात मैं कहती हूँ, किसी ने ऐसा कहा है कि अगर आप अपने जिंदगी के फैसले खुद नहीं करते ना, तो दूसरे आपके लिए वो फैसले जरूर करेंगे। तो अगर या तो आप कर लीजिए फैसले या दूसरों से करवा लीजिए। तो दोस्तों, पहली बात ये कि डिसीजन हर किसी को लेने पड़ते हैं। हर एक पर्सन, चाहे वो एम्प्लॉय हो, स्टूडेंट हो, पेरेंट हो, एनीबडी, उसको अपने डिसीजन लेने पड़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं रश्मि बंसल, मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच। आप जैसे समझ चुके हैं कि मैं आज डिसीजन के बारे में बात करूंगी। और डिसीजन लेना इज नॉट दैट इजी चॉइस। डिसीजन क्या है? अगर आपकी दुविधा में, आपकी प्रॉब्लम वाली सिचुएशन में आपके उचित का चुनाव, मतलब क्या आप राइट चीजें चुनेंगे। तो आज की मेरी टॉक है, मैंने उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला पॉइंट है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू कीप इन माइंड व्हाइल टेकिंग डिसीजन। आप क्या क्या पॉइंट्स को माइंड में रख सकते हैं जब आप डिसीजन ले रहे हो। दूसरा पॉइंट है 6 सीज होते हैं डिसीजन लेने के, जो कि आप उसको कंस्ट्रक्ट कर सके अपने डिसीजन को, कि आपको डिसीजन कैसे लेना है। तीसरा डिसीजन ऐसा होता है कई बार कि कोई भी मेथड काम नहीं आता, लेकिन इतने क्रूशियल डिसीजंस होते हैं कि हमारा माइंड बिल्कुल काम नहीं करता। तो वो लास्ट में आप बने रहिएगा कि हम कैसे डिसीजन ले सकते हैं। तो दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात करना चाहती हूँ कि आप सभी ने भगवत गीता का नाम सुन रखा होगा। जिसने भी सुना है वो नीचे या तो श्री कृष्ण टाइप करें या टाइप करें यस। और कितने लोगों ने भगवत गीता को, श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ रखा है? बहुत लकी लोग हैं जिन्होंने अगर पढ़ा है, कभी सुना है नाम। क्योंकि मेरा ये मानना है, ये कोई आध्यात्मिक बुक नहीं है हिंदुओं की या हिंदू धर्म की। ये एक ऐसी किताब है जो इतने पुराने टाइम की लिखी हुई है। उस परिप्रेक्ष्य में तो थी ही, आज के परिप्रेक्ष्य में ये जीवन की ना सच्चाई दिखाती है, हमें राह दिखाती है। मुझे तो जब भी कोई प्रॉब्लम होती है, जो मैं पन्ना खोलती हूँ, मुझे उसका आंसर उसी पेज पे मिल जाता है। ये मिरेकल है क्या है, आई डोंट नो, क्योंकि मैं कृष्णा कॉन्शियस हूँ। तो मेरा ऐसा मानना है कि इस बुक का कंपैरिजन आप किसी बुक से नहीं कर सकते। तो पहली बात, मेरे कुछ जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं जो श्रीमद् भगवत गीता जी से इंस्पायर होते हैं, उनके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। तो हम क्या पॉइंट ध्यान में रखें जब हम डिसीजन लें। ऐसा हम क्या कर सकते हैं जब हम डिसीजन लें कि हम कोई भी डिसीजन फीलिंग के बेस पे ना ले। अगर मुझे आज फीलिंग आ रही है कि आज तो मुझे पार्टी करनी है, आज मुझे कुछ नहीं, मुझे तो मूवी देखना है, ये मेरी फीलिंग है। लेकिन मुझे पता है कि अगले हफ्ते मेरे एग्जाम है, या मैंने सोचा है कि मुझे ये बनना है, मुझे यूपीएससी क्लियर करना है, या मुझे अपनी लाइफ को एक नया मोड़ देना है, तो मुझे इन चीजों से बिल्कुल कट हो जाना पड़ेगा। एक साधु सन्यासी की तरह आपको कुछ टाइम के लिए बिल्कुल इन चीजों से हट जाना पड़ेगा। तो आप कोई भी डिसीजन इस बेस पे तो बिल्कुल भी ना लें कि आपको वो सिर्फ अच्छा लग रहा है उसको करके। आप पार्टीज करने चले जाते हैं, शादियों में चले जाते हैं 6-6 दिन के लिए। क्यों? आप शादी में 2 घंटे के लिए भी जा सकते हैं, लेकिन आप वो डिसीजन ऐसे ना लें कि आपको फीलिंग अच्छा आ रहा है, क्योंकि फीलिंग हमेशा पार्टी करने में अच्छा आएगा, म्यूजिक पे अच्छा आएगा, डांस करने में अच्छा आएगा। तो पहला पॉइंट ये है, कभी भी डिसीजन उस बेस पे ना लें कि आपको वो अच्छा लग रहा है, ये बेस पे लें कि आपके लिए क्या उचित है। दूसरा पॉइंट ये है कि
कोई भी डिसीजन आप एक्सट्रीम इमोशन में ना लें। आपका इमोशन है कि आप बहुत ज्यादा खुश हैं आज या आप बहुत ज्यादा सैड हैं, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा गया है कि बहुत खुशी में ना आप कुछ भी बोले, आप कुछ भी लुटा देते हैं। बहुत खुश हो गए, आज तो आज शादी है, बेटे की 1 करोड़ भी लुटा दिया, किसी ने कुछ अच्छा हो गया आपकी लाइफ में और किसी ने कुछ मांगा, आपने तुरंत दे दिया। बहुत सारे डिसीजन हम बहुत खुशी में कर लेते हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी देखा गया है, मैंने खुद ये देखा है कि जब आप सैड होते हैं तो आपकी कोई ठीक बात भी किसी और ने आपको सलाह भी दी तो आपको लगता है कि मुझे ही पॉइंट आउट किया जा रहा है, मुझे ही गलत समझा जा रहा है। तो ये आप कभी ना करें कि आप एक्सट्रीम इमोशन में कोई डिसीजन ना लें। आप डिसीजन तभी लें जब आपका मन शांत हो। तीसरा पॉइंट में, नेक्स्ट पॉइंट पे मैं चलती हूँ कि जब भी आप डिसीजन लें, अपने आप से एक सवाल जरूर पूछें कि एम आई टेकिंग दिस डिसीजन इन द एंगर और इन अटैचमेंट। मैं किसी से नफरत कर रहा हूँ, किसी से गुस्सा हूँ, किसी से बदला लेने के लिए डिसीजन लिया है, तो बिल्कुल भी वो डिसीजन ना ले। ऐसा डिसीजन ऑलवेज आगे जाके लॉन्ग रन गलत होता है कि मुझे उसे बदला लेना था इसलिए मैंने ऐसा काम किया, मुझे उस बंदे से इतना अटैचमेंट था कि मैंने उसके बेसिस पे, उसके लिए ठीक था और मेरे लिए गलत भी था, या जो भी था अटैचमेंट के बेसिस पे मैंने एक डिसीजन ले लिया और वो डिसीजन लॉन्ग रन में आई बेट यू कि वो गलत ही साबित होगा। आप उसके लिए आगे जाके रिग्रेट करेंगे ही। तो आप जब भी डिसीजन लेते हो अपने मन को शांत करें। एक बिग बुक है जो मैंने अभी अभी रिसेंटली पढ़ी है, इसलिए मैंने उसका रेफरेंस दिया है, 7 हैबिट ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। स्टीवन कवी की बुक है, आप जरूर इसमें जाए। अगर आप भगवत गीता नहीं उतना पढ़ पाते हैं तो वो जरूर पढ़े, लेकिन ये बुक भी बहुत अच्छी है। आप इसमें कुछ हैबिट्स के बारे में अपना डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट मेरा है कि कई बार हम लोग सिर्फ रिजल्ट के बेसिस पे कि रिजल्ट मुझे क्या मिलेगा, मुझे मनी मिलेगा, फेम मिलेगा। आप यूट्यूब पे भी देखिए भरमार है कि हम कुछ भी करते हैं कि सिर्फ फेम मिल जाएगा, हमें सिर्फ रिजल्ट मिल जाएगा, हमें 10 करोड़ मिल जाएंगे। हम घोटाले भी हमारे देश में बहुत सारे होते हैं, तो हम वो भी करते हैं या तो मनी के बेसिस पे या फेम के बेसिस पे। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। अगर आप उस प्रोसेस को एंजॉय नहीं कर रहे, क्योंकि वो प्रोसेस हो सकता है इथिकल हो या अनइथिकल हो। अगर इथिकल प्रोसेस है और आप उसको एंजॉय भी कर रहे हैं, आपकी मनचाही प्रोसेस है, तो वो ठीक है कि आपने उस प्रोसेस को भी जिया है और आप रिजल्ट पे भी बेसिस वो कर रहे हैं फोकस। लेकिन अनइथिकल प्रोसेस से कभी भी आप प्लीज उस डिसीजन को ना लें। मेरा मानना ये है कि आप फोकस करें किस चीज पे फोकस करना चाहिए दोस्तों, बताओ जल्दी। हमें फोकस करना चाहिए निष्काम कर्म पे। निष्काम कर्म क्या है? निष्काम कर्म ये है कि हम काम तो करें पर रिजल्ट की ना सोचें। लेकिन ये भी बिल्कुल ठीक नहीं लगता। अगर रिजल्ट ही ना पता हो तो मुझे मोटिवेशन कैसे आएगा? इसका सिर्फ सेंस ये है, हमने इसको गलत तरीके से समझा है। मैंने भगवत गीता का ये चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ा तो मुझे समझ में आया निष्काम कर्म का मतलब है कि मैंने डिसीजन ले लिया, मुझे पता है कि एंड रिजल्ट ये हो सकता है और मैंने उस रिजल्ट को फिक्स कर दिया माइंड में। लेकिन मैं सिर्फ रिजल्ट के बारे में ना सोच के मैं अपने डिसीजन पे बिल्कुल पक्का रहूं, मैं उस पर काम करती रहूं और मैं ये जानती हूं कि फिर वो रिजल्ट मुझे जरूर मिलेगा। तो दोस्तों ये तो एक बात हुई। और मैं नेक्स्ट पॉइंट पे चलती हूँ अपनी। कई बार हम डिसीजन ले लेते हैं कि मुझे इसने कहा, उसने कहा, लेकिन मुझे खुद अपने डिसीजन पे फेथ नहीं होता, बिलीव नहीं होता, यकीन नहीं होता। मैंने सिर्फ डिसीजन ले लिया, उसने कह दिया, लेकिन मुझे अंदर से तो पता है कि मेरी कैपेसिटी नहीं है। अगर मुझे बोल दिया कि सर ने कमांडो ट्रेनिंग में 4 बजे उठना है, लेकिन मुझे पता है मेरी कैपेसिटी नहीं है, या मैंने किसी और के बेसिस पे कुछ और डिसीजन ले लिया, लेकिन मुझे पता है कि यूपीएससी तो क्लियर करना मेरी कैपेसिटी नहीं है, क्योंकि आप अपने आप को बेस्ट जानते हो। तो अगर आपने डिसीजन, या तो आप लीजिए मत इस बात पे, और अगर लिया है कोई भी डिसीजन तो अपने डिसीजन पे ट्रस्ट रखिए, बिलीव रखिए, चाहे कुछ हो जाए इधर का उधर। किसी ने बोला ये बिल्कुल बेकार है, सक्सेस नहीं होगे, ठीक है भैया, नहीं होंगे हम, लेकिन हमें अपने डिसीजन पे ट्रस्ट होना चाहिए। उसके तरफ हमें कितना हार्डवर्क करना है ये हमें पता है। तो कभी भी ऐसे डिसीजन ना ले जिसपे ट्रस्ट ना हो, और अगर ट्रस्ट करा है तो फिर उसके साथ लास्ट तक जाए। क्योंकि अगर आपने ट्रस्ट के बिना डिसीजन लिया तो आप बीच में उसको ड्रॉप कर देंगे, आपकी विल पावर जाएगी, आपकी मनी जाएगी, आपकी एनर्जी जाएगी, और आपका फेथ अपने आप पे भी हटने लगेगा कि मैं किसी लायक नहीं हूं। अधिकतर लोग डिसीजन लेते हैं और बीच में उसको ड्रॉप कर देते हैं, ऐसा मैंने देखा है। एक और पॉइंट यहीं पे मैं ऐड करना चाहूंगी कि कोई भी डर अगर आपको है कि मुझे ये डर है इसके बेसिस पे कर लूं कि मैं कामयाब नहीं हुआ तो, मेरी नौकरी नहीं लगी तो, ऐसे बहुत सारे डर होते हैं। एक और बुक अभी रिसेंटली मैंने पढ़ी है, हु मूव्ड माय चीज, स्पेंसर जॉनसन की बुक है, बहुत क्लासिक बुक लगी मुझे, इसीलिए मैंने इसका रेफरेंस यहाँ दिया है। उसमें भी कहा गया है, एक टॉपिक है कि कभी भी डर के अगर आप डिसीजन लेते हैं तो वो डिसीजन आपके गलत होते हैं। तो मुझे ये जानना है कि मेरी किस किस ऑडियंस ने ऐसे डिसीजन लिए, या तो वो ट्रस्ट नहीं था या वो डिसीजन से डरे हुए थे। जस्ट टाइप इन द कमेंट बॉक्स, तभी हम आगे चलते हैं। तो दोस्तों
ये बात हो गई। लेकिन एक बहुत अच्छी बात मैं आपको बताती हूँ, अपने गोल ना हमेशा हाई रखो, अपना विजन इतना हाई रखो कि लोगों को यकीन ना हो। जैसे अभी मैम ने विजुलाइज कराया ना, तो हमने बुगाती सोचा, लेकिन मन में क्या आ रहा है कि बुगाती तो आएगी नहीं, लेकिन सेट तो हमें गोल हाई करना है। कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा, क्योंकि हम ये मानते हैं वॉट एवर एक्शन ए ग्रेट मैन परफॉर्म, जब बड़े लोग जो काम करते हैं कॉमन मैन उसको फॉलो करता है हमेशा। आप मीडिया में भी देखिए, कोई अच्छी हीरोइन जो ड्रेस पहन लेती है या जो भी एक ट्रेंड सेट हो जाता है, जैसे अगर अंबानी फैमिली ने ये सब किया तो वो सब एक कॉमन फैमिलीज में होने लग जाता है। हम आपके हैं कौन की मूवी आई थी, उसमें एक कुछ फैमिली ड्रामा चला था, तो वो सब फैमिलीज में स्टार्ट हो गया था, शादियों में ऐसा कुछ होता है। मैं बहुत ज्यादा मूवीज नहीं देखती तो मुझे बहुत ज्यादा नहीं पता है, लेकिन थोड़ा बहुत ट्रेंड मुझे भी पता रहता है। तो हमेशा आप ट्रेंड सेटर बनिए, फॉलोअर बनने के चक्कर में मत पड़िए, आपको ट्रेंड सेटर बनना है। आप ऐसा काम करिए कि लोग आपसे पूछे कि भाई रश्मि क्या किया था जो यहाँ तक पहुंचे, या सोनाली मैम ऐसा क्या किया जो इतना अच्छा आपने अचीव कर लिया। तो बी ए ट्रेंड सेटर, ये मेरा बड़ा फेवरेट पॉइंट है। एक पॉइंट में आपका सजेशन भी है और अच्छी सलाह भी है कि व्हाट इज गुड फॉर सोसाइटी इज गुड फॉर यू। ऐसा कोई भी डिसीजन ना लें जो आपके देश को, आपकी सोसाइटी को हार्म करे, क्योंकि अगर आप देशभक्ति नहीं कर सकते लेकिन कम से कम देश हित में तो सोच सकते हैं। अगर आप ऐसा कोई भी डिसीजन लेते हैं जो आपके देश को हार्म करेगा तो कहीं ना कहीं आपको भी वो बर्बाद कर देगा लॉन्ग रन में। तो दिस इज माय रिक्वेस्ट, ऐसा कोई भी डिसीजन ना लें कि आपके देश को वो हार्म करे, क्योंकि वी सैल्यूट, और कल तो 26 जनवरी भी है, तो दिस इज अ प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस। सो इसी के साथ वंदे मातरम। आगे चलते हैं जो मेरा बेस्ट फेवरेट कह सकते हैं टॉपिक है या फिर पॉइंट है। तो हमें हमेशा अपने ईश्वर पे विश्वास रखना चाहिए। जिस भी ईश्वर को आप मानते हैं, जिस भी गॉड को आप मानते हैं, आप उस पे अटूट विश्वास रखिए कि वही है जो आपका साथ देगा। आपने डिसीजन लिया, ठीक है, आपने डिसीजन पे हार्ड वर्क किया, ठीक है, आप उसके साथ चलते जा रहे हैं, लेकिन लास्टली जो डिसीजन पूरा कराने वाला है वो उसको देखेगा। आप बस अपने वर्क पे फोकस कीजिए। जैसे निष्काम कर्म में भी यही बात आती है, आप अपने टॉपिक पर स्टिक रहिए, आप ईश्वर पे विश्वास रखिए। आई बेट यू कि वो जरूर उसको देखेगा, वो जरूर उसको पूरा कराएगा। तो इसी के साथ भगवत गीता के कुछ लर्निंग्स थी जो मैं आपको बताना चाह रही थी। तो कौन कौन इन लर्निंग से खुश हुआ या जो इन लर्निंग को आगे भी अपने डिसीजंस में लेने वाला है, टाइप इन द कमेंट बॉक्स, क्योंकि फिर आगे चलते हैं नया तरीके का हम सीखने कि हम डिसीजन और किस तरीके से ले सकते हैं। दोस्तों जल्दी से टाइप करिए इन कमेंट बॉक्स। दोस्तों एक और तरीका होता है, ये तो हो गई इमोशनल बात है, लेकिन कई बार हमें डिसीजन फाइनेंस को लेकर भी लेने होते हैं। कुछ ऐसे डिसीजन जो सिर्फ हम इमोशनल या सेंटीमेंट के अकॉर्डिंग नहीं ले सकते। दोस्तों इसमें हमारा 6C का एक फॉर्मूला होता है, वो हमें जरूर हेल्प करेगा। हमें क्या करना है, हमें 6C's को फॉलो करना है। तो फर्स्ट सी है कंस्ट्रक्ट। कंस्ट्रक्ट क्या है, आपने कोई एक सब्जेक्ट फाइनल किया कि मुझे इस सब्जेक्ट पे डिसीजन लेना है, और आपने उसको एक्सट्रीमली क्लियर किया। एग्जाम्पल कैसे कि मेरे पास पैसे हैं, अभी मैम ने कार विजुलाइज कराई, पैसे भी आ गए शिवाकांत सर के थ्रू। तो मेरे पास पैसे हैं, चलो लेट्स सी 15 लाख रुपए की हम एक कार लेते हैं। तो हमने एक आइडिया लगाया कि मुझे कार लेनी है और 15 लाख तक की लेनी है। तो मेरा ये सब्जेक्ट हुआ जो मैंने कंस्ट्रक्ट कर दिया, और मैं इसमें एक्सट्रीम क्लियर हूं कि मुझे 50 लाख तक की, मतलब की कार लेनी, तक की नहीं, की कार लेनी है। तो ये हमारा एक आइडिया हो गया। तो हम सेकंड सी की तरफ चलते हैं। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कंपाइलेशन करना पड़ेगा, अपने डिसीजन का डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा, कहीं लिख लेंगे हम डायरी पर, और फिर क्या करेंगे, उसमें पॉसिबिलिटीज ढूंढेंगे। पॉसिबिलिटीज कैसी पॉसिबिलिटी कि 15 लाख की गाड़ी में हमें 6 सीटर कार चाहिए, 4 सीटर चाहिए, हैचबैक चाहिए, सेडान चाहिए, क्या चाहिए, एलपीजी चाहिए, सीएनजी चाहिए, या फिर डीजल की चाहिए, मेरा यूसेज कितना है, मैं किस सिटी में रहती हूँ, क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। तो उसके बेसिस पे हम डिसीजन लेंगे, ठीक है। और ये भी हम कह सकते हैं कि कलर क्या होना चाहिए, उसका बोर्ड कैसा होना चाहिए, कि वो जो ओपन होती है ऊपर साइड से, क्या कहते हैं दीपक सर उसको, तो वो ओपन जो फ्रंट क्या कहते हैं उसको सर, रूफ ओपन रूफ वाली, वो वाली गाड़ी चाहिए। तो ये सारी चीजें हम कंपाइल कर लेंगे, कहीं लिख लेंगे। तो ये बात हो गई हमारी। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हमने सारी चीजें लिख ली कि 15 लाख की गाड़ी है, मुझे ऐसे ऐसे फीचर्स चाहिए। अब हमें आउट जाना पड़ेगा मार्केट में, हमें कलेक्शन करना पड़ेगा इंफॉर्मेशन का, हमें अपने डिसीजन को लिस्ट डाउन करना पड़ेगा, ये चीजें मुझे चाहिए। तभी तो आप शोरूम वाले को बोलोगे भैया मुझे ये रिक्वायरमेंट है,
ऐसी गाड़ी दिखाओ। तो हम चलते हैं ऑडी के शोरूम पे, ऑल्दो 15 लाख में ऑडी नहीं आएगी पर जल्दी आएगी। तो अभी ऑडी के शोरूम पे चलते हैं क्योंकि मेरी बहुत पर्सनल फेवरेट कार है, तो इसलिए ऑडी पे आए हैं। तो वहां पे हम जाके पूछेंगे कि भाई 15 लाख रुपए में कौन सी कार आ सकती है मेरे बजट में, या फिर मैं एक बात कहती हूँ कि मुझे ये वाला कलर चाहिए, मुझे टेस्ट ड्राइव करके दिखा दीजिए। तो सारी चीजें हमने वहां पर, हम ऑडी पे भी गए, हम और 2-3 शोरूम पे गए, हमने वहां से फ्लेयर्स कलेक्ट किए और सब कुछ करके हम वापस घर आ गए कि भाई कल डिसाइड करके बताते हैं, क्योंकि कल तो वो सेल्समैन आपकी जान खाने वाला है कि क्या हुआ सर, क्या हुआ सर। तो वो आपने करा। अब आप घर पे आके फैमिली के साथ डिस्कस कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। बच्चे कह रहे हैं कि रेड कलर की कार चाहिए, वाइफ कह रही है व्हाइट कलर की कार चाहिए। हम कंपेयर कर रहे हैं और हम क्या सोच रहे हैं कि माइलेज कौन सा वाला ज्यादा देगा, क्योंकि ले तो मुझे ही जानी है ना ऑफिस में, या अगर आप वाइफ के लिए कर रहे हैं तो एक अलग बात है। तो सारी चीजें आप कंपेयर कर रहे हैं, चॉइसेस निकाल रहे हैं, और फिर आपको एक आइडिया लग जाता है कि ऐसी 3 से 4 कार हैं जो आपकी चॉइसेस में फिट हो रही हैं। तो ये चारों कार आपकी चॉइसेस में फिट हो रही हैं। कौन सा कलर किसको पसंद है जल्दी से टाइप करो, रेड, व्हाइट और 2 ब्लैक है, ग्रेइश है। तो जो भी कार जिसको पसंद है वो चॉइस कर लो जल्दी से। तो हमने ये कर लिया। फिर हमारा पॉइंट आता है 5C। 5th C इज कंसीडर। कंसीडर क्या करेंगे, हमने कंपेयर कर लिया, हमने फिल्टरिंग कर ली, और हम क्या करेंगे, एक्स्ट्रा चॉइसेस को रिमूव कर देंगे, क्योंकि हो सकता है मुझे नॉन गियर्ड चाहिए लेकिन इस वाली में नहीं है, मुझे ऐसी गाड़ी का कलर चाहिए वो उसमें अवेलेबल नहीं है, या उसमें टाइम लग रहा है, या बुकिंग टाइम बहुत ज्यादा है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हमें रिमूव करनी पड़ेंगी, और हमारे पास 1 से 2 ऑप्शन आ चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, हम अपने डिसीजन को कमिट कर देंगे, डिसाइड कर देंगे। अब बता दिया फैमिली ने भाई ये वाली कार चाहिए, तुम्हें कुछ भी सोच लो, हमें तो ये चाहिए, रेड कलर की कार चाहिए या व्हाइट कलर की कार चाहिए। तो हो गया डिसीजन, म्यूजिक ऐसा होना चाहिए, डिस्प्ले बोर्ड ऐसा होना चाहिए, और आप फोन करते हैं कि सर मैं टोकन अमाउंट पेटीएम कर रहा हूँ या क्रेडिट कार्ड से कर रहा हूँ, व्हाटएवर, आपने उसको पेमेंट कर दिया और आपकी ड्रीम कार आने वाली है नेक्स्ट वीक। और ये देखिए आपकी ड्रीम कार आ चुकी है। सबकी अपनी अपनी ड्रीम कार को इमेजिन कीजिए। आज तो कारों का लाइन लग गई है हमारे वेबिनार में। तो आप बहुत खुश हैं, आप अपने डिसीजन के साथ बहुत खुश है, क्योंकि आपने जो डिसाइड किया था वो आपके बजट में भी है, आपकी पसंद की भी है, आपने जो जो चॉइसेस की थी। तो डिसीजन अब आपका गलत नहीं हो सकता, क्योंकि आपने क्या किया, उसको पूरी तरह से कंस्ट्रक्ट टू कंपाइल किया एंड कमिट किया। तो ये तो तब बात हो गई जब हम फाइनेंशियली बात करते हैं, या हमें कुछ ऐसे डिसीजन लेने होते हैं जिनमें हम एक पेन पेपर लेकर हम उन चीजों को क्लियर कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या हर डिसीजन ऐसा हो सकता है? मुझे जल्दी से बताओ, क्या हर डिसीजन ऐसा हो सकता है? नहीं दोस्तों, हर डिसीजन ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि कई डिसीजन हमें इमोशनली भी लेने होते हैं। कई डिसीजन ऐसे होते हैं जो हमें, ये इतना क्रूशियल डिसीजन होते हैं कि हमें नहीं समझ में आता कि हम क्या करें, हमारी मेंटलिटी को झकझोर के रख देते हैं। तो वो क्रूशियल डिसीजन में हम क्या करें, क्योंकि वो हमें पता है कि अगर हमने गलत ले लिए तो हमारी लाइफ को चेंज करके रख देंगे। कई बार वो आगे की पीढ़ियों तक इफेक्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये तो बात हो गई इसकी, पर मेरा आज का जो टॉपिक है उसमें मेरा आज की सोच ये है, आज का उद्देश्य ये है कि आज हम अपने समाज को कुछ ऐसा देके जाएं कि हमारा समाज ना एक सेंटिमेंटल सोसाइटी ना होके इंटेलेक्चुअल सोसाइटी की तरफ शिफ्ट हो। हमारा समाज सोचने विचारने में थोड़ा सा गहन तरीके से जाए, चिंतन अच्छे से करे, चिंतन कैसे किया जाए ये चिंतन करे, फैसले कैसे लिए जाए और सोचा कैसे जाए, डिसीजन कैसे लिए जाए, ये हम सोचें आगे जाके। तो दोस्तों, ये तो बात हो गई बहुत सीरियस। मुझे लग रहा है मेरी ऑडियंस बहुत ज्यादा सीरियस हो गई है, और दोस्तों मेरी ऑडियंस सीरियस होगी तो फिर तो काम नहीं चलेगा दोस्तों। तो एक बात करते हैं एक मजेदार सी कहानी के साथ, क्योंकि इतनी सीरियस बातों के साथ मैं आगे नहीं बढ़ने वाली। सबके चेहरे उतर गए, क्या हो गया दोस्तों? तो दोस्तों ऐसा है कि एक कहानी से बात करते हैं, मजेदार सी कहानी है, और उससे ये देखिएगा कि हम दूसरों की बातों से अपनी मानसिक स्थिति को कितनी अलग तरीके से चेंज कर देते हैं। कहानी है, आप सब में से पंचतंत्र का नाम किस किसने सुना है? विश्व शर्मा की बुक है, विश्व शर्मा जी की, और सभी लोगों ने शायद बचपन में एक आता था पंचतंत्र, मैंने तो देखा है टीवी पे, डीडी नेशनल पे आता था, और उसमें एक टॉपिक था पंडित जी की बकरी। पंडित जी की बकरी क्या है इसमें कहानी, थोड़ा सा ट्विस्ट के साथ सुनाऊंगी क्योंकि जल्दी भी है, टाइम की भी शॉर्टेज है। तो दोस्तों, एक पंडित जी थे, वो उन्होंने क्या किया, एक बकरा खरीदा, मैं भी बकरे पे आ गई। उन्होंने एक बछड़ा खरीदा। बछड़ा यानी कि काऊ का बेबी, काफ जिसे कहते हैं, सभी लोग जानते होंगे मुझे लगता है ऐसा। तो बछड़ा खरीदा, घर जा रहे थे, बहुत खुश थे, आज तो मैंने बछड़ा खरीद लिया, हैप्पी होंगे फैमिली वाले।
चलते चलते उनकी रास्ते में 3 लुटेरे थे जो साइड में आपको दिख रहे हैं छुपे हुए, उनकी नजर उन पे पड़ जाती है पंडित जी पे। पंडित जी भोले भाले दिख रहे थे, उन्होंने एक प्लान बनाया साठगांठ की कि ये बछड़ा तो हमें छीनना ही है, पंडित जी से किसी भी तरह से लूटना है पंडित जी को। वो एक प्लानिंग करते हैं और वो उसके साथ आगे आगे चलते हैं। और वो क्या करते हैं, पंडित जी जब लेके जा रहे हैं अपने बछड़े को, तो रास्ते में मिल जाते हैं और बोलते हैं कि पंडित जी ये बकरी कितनी बढ़िया है, कहाँ से ली पंडित जी आपने, और इतनी सुंदर बकरी, इतनी मोटी बकरी, क्या बात है पंडित जी, कहाँ से लेकर आए। पहला बंदा आके बोलता है। अब पंडित जी बड़े आग बबूला हो जाते हैं और बोलते हैं कि पागल है क्या भाई, कहाँ से बकरी दिख रही है ये, अरे बछड़ा है बछड़ा, मैंने कभी खरीदा है, दिमाग ठीक है तुम्हारा, ध्यान करो, क्या क्या बोल रहे हो, अरे पंडित जी कैसी बातें कर रहे हो। वो हंसता हुआ निकल जाता है, उसका रोल इतना ही था। अब पंडित जी थोड़ा चकरा से जाते हैं, भ्रमित से हो जाते हैं, क्या बोल के गया पता नहीं क्या था, थोड़ा अपने आप में बड़बड़ाते बड़बड़ाते आगे चलते हैं। तो दूसरा बंदा अपने स्कीम के अकॉर्डिंग सामने आ जाता है, अरे पंडित जी क्या बात है, क्या इतनी मोटी ताजी बकरी, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि बछड़ा है, इतनी सुंदर बकरी कहाँ से ली पंडित जी, ऐसी बकरी तो मैंने देखी नहीं इतनी मोटी ताजी कभी भी। तो पंडित जी, अब पंडित जी की आवाज ना डाउन हो जाती है, अब पंडित जी की मानसिक संतुलन थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है, कुछ तो गड़बड़ है, पहले एक बंदा मिला वो भी बकरी बोल रहा है। अब पंडित जी की आवाज ना बहुत सहमी होती है, डाउन हो जाती है और कहते नहीं भाई है तो बछड़ा ही, तुम्हें लग रहा है बकरी तो ठीक है, और ये कह के वो आगे चले जाते हैं। पंडित जी बड़े उथल पुथल में होते हैं, सोचते विचारते जा रहे होते हैं, पंडित जी का मन बड़ा भारी होता है, आज तो भारी नुकसान हो गया भाई। इतनी देर में उनका जो लास्ट वाला था सरदार था, वो पैसे गिनते हुए आ जाता है सामने और बोलता है पंडित जी इतनी अच्छी बकरी जो बिल्कुल बछड़ा लगती है और इतनी मोटी ताजी बकरी मुझे कहाँ से मिल सकती है, पंडित जी कहीं से बता दो कहाँ से मिल सकती है, नहीं तो मुझे बेच सकते हो तो बेच दो। अब पंडित जी का दिमाग एकदम डाइवर्ट हो गया। अब पंडित जी को लगा भैया भारी नुकसान हो गया, ये तो 100 रुपए का बछड़ा खरीदा था, बकरी उस टाइम में 20 की आती थी, बहुत पुराने जमाने की बात है। तो पंडित जी उथल पुथल में लगे होते हैं, तो वो अपना हिट कर देता लास्ट पंच कि पंडित जी बेचना है क्या। पंडित जी तैयार हो जाते हैं कि भाई 80 का नुकसान होने की जगह कुछ और करते हैं, कुछ तो करना पड़ेगा, 100 रुपए का नुकसान हो जाएगा अदरवाइज। तो पंडित जी उससे डील करते हैं कि भाई मेरी बकरी जो है, अब पंडित जी को भी बिलीव हो गया वो बकरी है, मेरी बकरी जो है वो बहुत हष्ट पुष्ट है, तो मैं उसको 40 में बेचूंगा और मैं 20 में नहीं बेचूंगा। सरदार इसी ताक में था, वो फटाफट से उनको पैसे देता है, बकरी ले जाता है। अब पंडित जी बड़े मन मन में खुश हो जाते हैं कि मैंने 80 का ना सही 60 का ही नुकसान किया। घर जाता तो पता चलता, भारी मार पड़ती, गुस्सा भी होती वाइफ, हो सकता है कि 2 दिन खाना ना मिलता। तो पंडित जी अपने अपने में खुश और वो लूट के चले जाते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी कहानी, मुझे लगा सबने सुन रखी होगी, लेकिन यहाँ पे परिपेक्ष ये था कि ये जो बकरी वाली स्थिति है ना, हंसी तो हमें आ रही है, लेकिन हम भी अपने निर्णय में ऐसा ही करते हैं। जब भी हम कोई निर्णय लेते हैं दोस्तों, तो ऐसे ऊट पटांग इनपुट हमारे पास भी आते हैं, ऐसे ही बकरी बन जाती है बछड़ा, और उसके बाद हम अपने बछड़े को बेच देते हैं, अपने डिसीजन को छोड़ देते हैं और क्या करते हैं, उन पैसों के साथ खुशी खुशी चले जाते हैं कि भैया आज तो फायदे में रहे, गलती हो गई थी। तो दोस्तों ये बकरी का एग्जाम्पल इसलिए दिया है कि मैं भी खो गई कहानी में, तो मैं भी खो गई कहानी में, सॉरी। और इसके साथ क्या हुआ कि पंडित जी का तो लॉस जो हुआ, लेकिन हम ऐसा ही करते हैं। तो अभी हम बात स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट की। एक मेरे फेवरेट है, ये फ्रेंच फिलोसफर है जॉन पॉल सार्त्रे। इनका जो टॉपिक है ना वो दर्शन अस्तित्ववाद है, एक्सटेंशियलिज्म, मतलब एग्जिस्टेंशियलिज्म, मतलब जो आप एग्जिस्ट करते हैं, आप कैसे एग्जिस्ट करते हैं, आप अपने फैसलों से। आप जब भी कोई फैसला लेते हैं तब आप अपनी तकदीर लिखते हैं। उनका कहना ये है कि जब भी आप कोई डिसीजन लेते हैं, किस परिस्थिति में ले रहे हैं वो डिसीजन, उससे आपकी आगे की कहानी तय होती है। कभी भी आप डिसीजन जिस भी मनस्थिति में लेते हैं, जिस भी परिस्थिति में लेते हैं, उससे क्या होता है, आपकी आगे की कहानी तय होती है। तो दोस्तों अब सवाल ये है कि असल में डिसीजन लिया कैसे जाए। डिसीजन लेने का एक ही तरीका है दोस्तों, आप इम्पार्शियल हो जाएं डिसीजन लेते वक्त, आप न्यूट्रल हो जाएं डिसीजन लेते वक्त। इम्पार्शियल मतलब निष्पक्ष हो जाए, किसी एक का पक्ष ना लें, अपने मन का भी पक्ष ना लें, अपने आप को भी बिल्कुल निष्पक्ष होके आप अपने ऊपर नजर रखें कि आप क्या डिसीजन लेने वाले हैं। आप तटस्थ हो जाए, न्यूट्रल हो जाए, कि आप ये समझें कि आपको कोई भी चीज को बैलेंस करके डिसीजन लेना है। क्योंकि दोस्तों जब हम डिसीजन लेते हैं ना,
बहुत ज्यादा टेंशन वाला जब माहौल होता है, जब बहुत निर्णय लेने होते हैं, जब कोई दुविधा सामने आती है, तो क्या होता है हमारे साथ? बताइए क्या होता है? हमारा मन ना बिल्कुल परेशान हो जाता है, व्याकुल हो जाता है, अनिश्चय से भर जाता है, अनसर्टेनिटी आ जाती है, और हमारा मन क्या हो जाता है? हमारा जो जो दुविधा का पल होता है ना, वो युद्ध बन जाता है, और मन जो होता है ना, वो आपका युद्ध भूमि बन जाता है। आपका मन में ना उथल पुथल चलती रहती है, ये करूं, ऐसा करूं, वैसा करूं, तो बहुत ज्यादा युद्ध भूमि बन जाता है। क्या दोस्तों, एक बात बताइए कि कोई भी इंसान दौड़ते दौड़ते भोजन कर सकता है? आप दौड़ते जा रहे हैं बहुत तेजी से, आप भोजन कर रहे हैं, क्या आप सही तरीके से भोजन करने का सही तरीका है ये? तो वो युद्ध से लड़ता हुआ मन, वो आपका वो मन बेचारा जो युद्ध भूमि में खड़ा है, इतना ज्यादा परेशान है, क्या वो कोई योग्य निर्णय ले पाएगा? आपको लगता है क्या ऐसा कुछ है कि हम कोई भी योग्य निर्णय उस उथल पुथल में ले पाएंगे? कैसे लें फिर निर्णय? हम अधिकतर निर्णय अपने मन को शांत करने के लिए लेते हैं। आप दोबारा सुनिए इस लाइन को, मैं क्या कहना चाह रही हूँ प्लीज। हम अधिकतर निर्णय उस दुविधा को शांत करने के लिए, अपने मन को शांत करने के लिए लेते हैं। तो हम क्या करते हैं? अपने लिए ना विष का वृक्ष लगाते हैं, अपनी लाइफ को विष में ढकेल देते हैं। और अगर हम शांत मन से कोई भी निर्णय लेते हैं, तो हम खुशियों भरा फ्यूचर बनाते हैं, क्योंकि ऐसा कहा गया है, आपके निर्णय सिर्फ आपके लिए, आपकी आगे आने वाली पीढ़ियों के भी मार्ग को चेंज कर सकता है, आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है, आपके बच्चों की लाइफ को चेंज कर सकता है। आपका डिसीजन सिर्फ आपका नहीं है, वो आपकी आगे वाली पीढ़ियों को इम्पैक्ट कर सकता है। तो दोस्तों, अधिकतर निर्णय हम किसी और के डायरेक्शन में, मार्गदर्शन में लेते हैं। उसने बोला ऐसा वाला ठीक है, हम चल दिए। उसने बोला ये रास्ता ठीक है, हम चल दिए। हम कभी भी अपनी अपनी प्रॉब्लम्स को दूसरों के अकॉर्डिंग ना चलें, हम दूसरों की बातों के अकॉर्डिंग ना चलें। आप सिर्फ ये करें कि आप, एक बात आप मानेंगे कि आप जितने भी लोगों से वो लेंगे, किसी के लिए वो 6 है, किसी के लिए 9 है, क्योंकि हर एक परिस्थिति में अलग अलग लोगों की राय अलग अलग होती है। दोस्तों, आप उस राय को अवश्य लें, मैं नहीं कह रही कि आप राय को ना लें, राय लें, उसे अपनी कसौटी पे तो करें। इतने सारे लोग हैं, इतनी सारी राय ले ली, वापस आ जाओ उन राय के साथ, अपनी कसौटी पे, अपनी परिस्थितियों की कसौटी पे उसको कसे जरूर। और दोस्तों, सिंपल लैंग्वेज में बोलूंगी तो आप अपनी लाइफ की ड्राइविंग व्हील को, ड्राइविंग स्टीयरिंग को किसी और को ना दें, क्योंकि अगर आपने अपनी ड्राइविंग सीट पे किसी को बिठा दिया तो जीवन तो चलना ही चलना है, आपकी दिशा और दशा दोनों को बदल के रख देगा, आपको खड्डे में गिरा सकता है वो। तो ये बिल्कुल ना करें। और जस्ट बी वाइज व्हाइल टेकिंग डिसीजन। कभी भी किसी की ऐसे ही कोई भी सलाह के साथ आप ना चलें, आप उसको जरूर जरूर कंसीडर करें आपके अपने तरीके में। तो ये बल जला लें कि आपको कंसीडर करना ही करना है, आंख बंद करके किसी पर भी भरोसा ना करें। और इसी के साथ मुझे लगता है कि अब आपके डिसीजन बहुत ब्राइट एंड कलरफुल होंगे, आपका फ्यूचर बहुत कलरफुल हो सकता है अगर आप डिसीजन ठीक से करें। और थैंक यू, आपने इतनी पेशेंटली मुझे सुना, उसके लिए धन्यवाद। अगेन एंड अगेन, थैंक यू वेरी मच। वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। रश्मि मैम, आपने जो बातें डिसीजन मेकिंग के बारे में बताई है, डेफिनेटली सभी को बहुत हेल्प करेंगी एक सही डिसीजन लेने में। हालांकि यहाँ पे मैं एक सर रतन टाटा का एक मुझे एक कोट याद आ रहा है। वो कहते हैं,